हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल बीके स्टडी लेट्स क्रैक यूपी बोर्ड एंड एनी एग्जाम में स्वागत है। आज का वीडियो कक्षा 10 इलेक्ट्रिक करंट आने विद्युत धारा पाठ पर आधारित है। आज के वीडियो में हम लोग ओम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। अगर ओम के नियम की बात किया जाए तो ओम का नियम की परिभाषा की बात किया जाए पहले तो हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं। किसी चालक तार में प्रवाहित धारा I उस चालक तार के दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है जबकि ताप निश्चित हो। ओम का नियम तभी लागू होगा जिसमें हम ताप निश्चित किए रहेंगे या भौतिक जो अवस्थाएं होंगी उन्हें नियत किए रहेंगे, निश्चित किए रहेंगे। इसी को हम दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, भौतिक अवस्थाएं निश्चित होने के बाद तार के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I का अनुपात नियत होता है। किसी तार के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी तथा उसमें प्रवाहित धारा I का अनुपात एक नियत होता है। यही नियत हमारा जो होता है R होता है, जिसे हम लोग प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। जहाँ भी हमारा विभवांतर होगा, वही I जो हमारा होगा विद्युत धारा होगा, वही R हमारा जो होगा प्रतिरोध होगा। अगर हम ओम के नियम के सत्यापन की बात करें तो इस सत्यापन हम लोग एक परिपथ द्वारा कर सकते हैं। हमारा परिपथ जो होगा, एक बैटरी लगी रहेगी, बैटरी में एक कुंजी लगा देंगे, बंद कुंजी लग जाएगी। फिर इस कुंजी में एक प्रतिरोध लगा देंगे और इस पर एक विभवांतर बांध देंगे दोनों सिरों पर। फिर इसमें एक नियंत्रक विद्युत धारा बांध देंगे, नियंत्रक धारा जो इस तरह का काम करेगा। अपनी आवश्यकता अनुसार हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे और घटाएंगे। कहने का मतलब नियंत्रक धारा से अगर हम लोग वोल्टेज बढ़ाए तो हमारा धारा भी I का मान भी बढ़ेगा, इसी अनुपात में I का भी मान बढ़ेगा। अर्थात अगर इसे हम ग्राफ के रूप में दर्शाएं, नीचे अगर हम विभवांतर भी लिखें, विभवांतर भी अर्थात वोल्टेज जिसे आप कहते हैं, वोल्ट मीटर से अगर हम वोल्टेज नापें तो ऊपर हमारा धारा I हो अर्थात एम्पियर में हो। जैसे ये हमारा 0 हो जाएगा, इस खाने को मैं 5 कहूँ, इस खाने को मैं 10 कहूँ, इस खाने को मैं हर जो खाना हमारा बनेगा 10-10 के अंतर में बनेगा, 20 से 30, 30 से 40। उसी प्रकार ये खाने जो होंगे हमारे 5 के अंतर बनेंगे, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम इस परिपथ में 10 वोल्ट का अगर हम वोल्टेज दें तो हमारी जो धारा होगी 5 एम्पियर की बढ़ेगी, 5 एम्पियर की धारा बहेगी। जैसे हम 10 वोल्ट का वोल्टेज दिए तो 5 एम्पियर धारा बही, ये हमारा बिंदु आया। लेकिन अगर हम 20 वोल्ट का वोल्टेज दे रहे हैं तो हमारी जो धारा है अब 10 एम्पियर की बहने लगी। उसी प्रकार अगर हम 30 वोल्ट दें अगर वोल्टेज तो हमारी धारा 15 एम्पियर बहने लगेगी। इसी प्रकार अगर हम 40 वोल्ट का वोल्टेज दें तो हमारी उसमें जो धारा परिपथ में होगी 20 एम्पियर की बहने लगेगी। अगर हम इन बिंदुओं को अगर हम किसी रेखा द्वारा मिलाएंगे तो ये हमारी जो रेखा होगी एक सीधी रेखा होगी, ये हमारी जो रेखा होगी एक सीधी रेखा होगी। तो हम कह सकते हैं कि ओम के नियम को अगर हम विधि से दर्शाएं तो एक सीधी रेखा होगी। अब हम ओम के नियम के सत्यापन के बाद हम लोग विद्युत प्रतिरोध की बात करेंगे। अगर विद्युत प्रतिरोध की बात करते हैं, अगर विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं पदार्थ का वह गुण
पदार्थ का वह गुण जो किसी परिपथ में प्रवाहित धारा का विरोध करे उसे हम लोग विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यदि किसी परिपथ में प्रवाहित धारा यदि किसी परिपथ के दो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी हो तथा उसमें प्रवाहित धारा I हो तो उसका अनुपात जो होता है प्रतिरोध कहलाता है। तो V बटा में I बराबर R अर्थात इसे हम R बराबर V बटा में I कह सकते हैं। अगर इसके मात्रक की बात किया जाए तो इसका मात्रक जो होगा, यहाँ पर भी विभवांतर का मात्रक हम लोग जानते हैं वोल्ट, और यहाँ I यानी धारा का मात्रक हम लोग जानते हैं एम्पियर। तो इसका मात्रक होगा वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम। ओम का सिंबल होता है इस प्रकार। इसे लोग कैसे बताते हैं? अगर हम प्रतिरोध के छोटे भाग की बात करें तो हम 1 माइक्रो ओम बराबर 10 घाते 6 ओम 10 घाते -6 ओम लिख सकते हैं। अगर वहीं बड़े मात्रक की बात किया जाए तो 1 मेगा ओम बराबर 10 घाते 6 ओम होगा। ये हमारा विद्युत प्रतिरोध है। अब हम लोग विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। अगर विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक की बात करें तो इन कारकों को हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। ये जो हमारे कारक होंगे, पहले को हम लोग कहेंगे, पहला जो हमारा कारक होगा लंबाई होगा, और दूसरा जो हमारा कारक होगा क्षेत्रफल होगा। वहीं हमारा तीसरा जो कारक होगा ताप होगा, और वहीं हमारा जो चौथा कारक होगा पदार्थ की प्रकृति होगी। अगर हम लंबाई की बात करें तो इसका, अगर हम विद्युत प्रतिरोध से संबंध की बात करें तो इसका संबंध होता है अनुक्रमानुपाती का, R अनुक्रमानुपाती L, अर्थात किसी तार की लंबाई को बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। कहने का मतलब, अगर हम दूरी से अगर तार खींचते हैं तो हमें जो वोल्टेज मिलेगा कम मिलेगा, अर्थात उसमें प्रतिरोध ज़्यादा होगा। अगर हम कम दूरी से अगर कोई तार खींचते हैं तो हमें जो वोल्टेज मिलेगा भरपूर मात्रा में मिलेगा, अर्थात उसका जो प्रतिरोध है वो कम होगा। तो अगर हम प्रतिरोध को बढ़ाएंगे तो हमें वोल्टेज जो होगा कम मिलेगा, अगर प्रतिरोध को अगर हम घटाएंगे तो हमें वोल्टेज जो ज़्यादा मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि लंबाई के साथ साथ हमारा प्रतिरोध भी ज़्यादा होता है। वहीं क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल से अगर हम प्रतिरोध का संबंध की बात करें तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं, अगर हम क्षेत्रफल को बढ़ाएं, अगर हम किसी तार के क्षेत्रफल यानी मोटाई को बढ़ाएं तो हमारा प्रतिरोध होगा कम होगा, यानी तार की मोटाई के साथ साथ हमारा प्रतिरोध कम होता जाता है। अगर वहीं ताप की बात करें तो ताप से हमारा जो प्रतिरोध है अनुक्रमानुपाती संबंध रखता है, अर्थात ताप को अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा जो प्रतिरोध है वो भी बढ़ेगा। इसका साक्षात उदाहरण हम देख सकते हैं कि गर्मियों में हमें जो वोल्टेज मिलती है ठंडे की अपेक्षाकृत कम मिलती है, अर्थात उस समय ताप बढ़ जाता है जिसके कारण प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। अगर पदार्थ की प्रकृति की बात करें तो पदार्थ की प्रकृति में हम लोग पहले पढ़ रखे हैं चालक के रूप में। इस पदार्थ की प्रकृति को अगर चालक के रूप में देखा जाए तो इसे 3 प्रकार से बांटा जा सकता है। पहले को हम लोग सुचालक कहते हैं, सुचालक। वहीं दूसरे को हम लोग कुचालक कहते हैं, कुचालक। और वहीं अगर हम तीसरे की बात करें तो होता है अर्धचालक, अर्धचालक। अगर सुचालक की बात करें तो सुचालक उसे कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से हो जाए। ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से हो जाए उसे हम लोग सुचालक कहेंगे।
अगर कुचालक की बात करें तो ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह न हो उसे हम लोग कुचालक कहेंगे। वहीं अर्धचालक की बात करें तो जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ताप बढ़ाने पर हो उसे हम लोग अर्धचालक कहेंगे। अगर हम सुचालक के उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में आपका हो जाएगा तार हो जाएगा, धातुएं हो जाएंगी, धातुएं, अम्लीय जल हो जाएगा, अम्लीय जल इत्यादि। वहीं अगर कुचालक की बात करें तो सूखी लकड़ी हो जाएगी, सूखी लकड़ी हो जाएगी, सूखी लकड़ी हो जाएगी, प्लास्टिक हो जाएगा, प्लास्टिक, रबड़ इत्यादि, रबड़ इत्यादि। अगर वही अर्धचालक की बात किया जाए तो अर्धचालक के रूप में सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है, जो थोड़े से ताप बढ़ाने पर इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह शुरू हो जाता है। ये हमारे पदार्थ की प्रकृति हुआ। अब हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध की बात करेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध, अगर हम विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, अगर विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें तो इसके लिए हम लोग इन दोनों समीकरणों का यूज करते हैं। अगर हम लोग पहला समीकरण के रूप में R अनुक्रमानुपाती L ले लें, इसे पहला समीकरण मान लें। दूसरे के रूप में R व्युत्क्रमानुपाती A ले लें, जिसे हम लोग दूसरा समीकरण मान लें। अब लिखें समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो हम लोग लिख सकते हैं R अनुक्रमानुपाती L/A। इसी अनुक्रमानुपाती को अगर हम बराबर के रूप में लिखें तो इसे हम लिख सकते हैं R = एक रो आ जाएगा, जिसे हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध लिखेंगे L/A। अगर हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो बराबर अगर लिखना चाहें तो R × A/, हो जाएगा हमारा L। तो अब इसके मात्रक की बात करेंगे तो L का मात्रक यानी लंबाई L है तो इसका मात्रक हो जाएगा 1 मीटर। ये हमारा L नहीं, ये R × A, ये भाग में इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, ये गुणा में इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा। अगर मात्रक की बात करें तो R यानी प्रतिरोध है, जिसका मात्रक होता है ओम। वही A हमारा क्षेत्रफल है, जिसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। वही L हमारा एक लंबाई है, जिसका मात्रक होता है मीटर। 1 मीटर से गया, अर्थात हमारा जो मात्रक निकल के आएगा ओम मीटर, अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होगा ओम मीटर होगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। और अगले वीडियो में हम लोग पार्ट 3 में प्रतिरोधों का संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।